तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना झा सर लेके आ गया सेक्शन ए का पहला वीडियो, सेक्शन ए का +2 सिलेबस का पहला वीडियो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कुछ इस प्रकार से शेड्यूल बनाए थे कि सेक्शन ए में कुछ +1 के भी चैप्टर्स थे और कुछ +2 के भी चैप्टर्स थे। आपको हर दिन 2 वीडियो मिलेगा, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो मॉर्निंग शिफ्ट में मान लो +1 आता है तो इवनिंग शिफ्ट में +2 आएगा, या मॉर्निंग शिफ्ट में +2 आता है तो इवनिंग शिफ्ट में आपको +1 का वीडियो आएगा, लेकिन हर दिन आने वाले हैं। तो बच्चों, हमने आपको सेक्शन ए में 2 चैप्टर्स को रखा था +2 सेक्शन से, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें, ऑप्टिक्स। अब इसको हमें कवर करने में, इस सेक्शन को कवर करने में, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स और वो +1 के जो वीडियोस थे, ये पूरे सेक्शन ए को खत्म करने में 2 महीने लगेंगे। जैसे कि मैंने आपको शेड्यूल में पहले ही बता दिया था। तो चलिए बिना कुछ बातें किए हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में ऑप्टिक्स। तो बच्चों, ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स का ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें लाइट के नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं ऑप्टिक्स। फिजिक्स का ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें लाइट के नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं ऑप्टिक्स। अब बच्चे सोच रहे होंगे आप लोग कि यार लाइट का नेचर कैसा है। तो देखो बच्चों, जैसे कि आपको पहले से पता होगा कि लाइट के 2 नेचर होते हैं, रे नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। इसीलिए ऑप्टिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अगर इसके पास रे नेचर है तो रे ऑप्टिक्स, और अगर इसके पास वेव नेचर है तो वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स के कई सब टॉपिक होते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, मान लो ये एक सरफेस है, मैंने इस सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया। मेरे बच्चे, मैंने इस सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया, मैंने इस सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया। तो अब ये बन चुका है एक प्लेन मिरर। क्या बन चुका है बच्चों? प्लेन मिरर। ध्यान से सुनते जाना, ये बन चुका है बच्चों प्लेन मिरर। अब जानते हो कि अगर ये प्लेन मिरर है तो इसको बोला जाएगा बच्चों, इसको बोला जाएगा नॉर्मल। क्या बोला जाएगा बच्चों? नॉर्मल। तो ये रहा नॉर्मल, ये प्लेन मिरर है और ये इसका नॉर्मल था। ठीक बात। हम क्या करते हैं, एक लाइट को इसके ऊपर में इंसिडेंट कर देते हैं। मैंने एक लाइट को इसके ऊपर में इंसिडेंट करवा दिया, तो लाइट बच्चों यूं आ रहा था और यहां आने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या कहते हैं बच्चों इसको? रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ध्यान दीजिएगा, हमने 3 नाम लिया यहां पर बच्चों, हमने 3 नाम लिया है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप। मैंने सबसे पहला नाम ले लिया आई। आई का मतलब हुआ इंसिडेंट रे। आई का मतलब हुआ इंसिडेंट रे। एन का मतलब होता है नॉर्मल, और आर का मतलब होता है बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। कुछ और बातों को समझना होगा आपको। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा बच्चों, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक एक शब्दों को समझने की कोशिश करें आप लोग। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद रखना बच्चों, ये क्रैश कोर्स नहीं है। ये इस सेक्शन में हम बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए तब आगे बढ़ेंगे। हर बच्चे को क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए थोड़ा स्टार्टिंग में हल्का सा स्लो रहूंगा ताकि हमारे हर बच्चे आगे बढ़ सके। तो देखो ध्यान से, इसको नाम देंगे
एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लाइट यू रिफ्लेक्ट कर गया तो इसको नाम देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आर को बोल दिया मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना होगा रे ऑप्टिक्स में। एक बार फिर से रिकैप करता हूं, इसका नाम दिया इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल और ये है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल जिसके साथ एंगल बनाएगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाएगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां से हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रहा है बच्चों। आपको बारीकी से समझना होगा, आपको एक एक पॉइंट्स को समझना होगा कि क्या कहना चाहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आखिर कहना क्या चाहता है, तो जरा समझने की कोशिश करो। इसका पहला लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस must be equal to angle of reflection। बड़ा सिंपल और आसान भाषा में इसके कहने का मतलब है भाई कि मान लीजिए एक मिरर है, ये प्लेन मिरर है और बच्चों ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इस एंगल को नाम दिया मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको नाम दिया हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आखिर ये लॉ क्या कहता है, क्या कहना चाहता है लॉ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होंगे। मतलब दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। मतलब कहने का कि अगर कोई मिरर पर बच्चों, अगर कोई मिरर पर लाइट 30 डिग्री एंगल के साथ आए तो आपका जवाब होगा कि वो लाइट 30 डिग्री एंगल के साथ ही रिफ्लेक्ट भी होगा। यही तो कहना चाहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, ये 9th की बातें हैं बच्चों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन आप ध्यान समझिएगा इसका सेकंड पॉइंट क्या कहना चाहता है, जरा इसका सेकंड पॉइंट को भी समझने की कोशिश करिएगा। कहना चाहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर कोप्लेनर वेक्टर। अब ये बड़े खेल खेल दिया मैंने, स्टार्टिंग में ही बड़े लंबे चौड़े खेल खेला है। आप इसको समझने की कोशिश करो कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है। ये कहना चाहता है सिंपल और आसान भाषा में कि मान लीजिए एक मिरर था और ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा इसका नॉर्मल और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं बच्चों। तो अगर ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे बच्चों तो ये तीनों के तीनों हो गए कोप्लेनर वेक्टर। सुनते जाना, अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो ये कहलाते हैं कोप्लेनर वेक्टर। क्या कहलाते हैं बच्चों? कोप्लेनर वेक्टर। आ रहा है समझ में बात मैं क्या कह रहा हूं कि अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो वो कहलाता है कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, तो अब जरा समझने की कोशिश करो। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जब तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो बच्चों तुम क्या कहोगे कि ये सर ये भी तीनों के तीनों कोप्लेनर वेक्टर हैं। अब यहां पर एक शब्द को उठाऊंगा, जरा ध्यान से देखो। कोप्लेनर वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, जरा उसको समझना पड़ेगा। कोप्लेनर वेक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, जरा समझो। और ये आपको +1 में आपको समझ में आया था। मैं जानता हूं कि कुछ बच्चे का +1 कमजोर था, तो मैं उसको हल्का सा रिकैप कर देता हूं। मान लो
तीन वेक्टर था, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। अगर ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये तीनों के तीनों कहलाते हैं कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो इसका जो ब्रैकेट होता है बच्चों, इसका जो ब्रैकेट होता है वो 0 के बराबर होता है। मतलब ए बी सी का जो ब्रैकेट होगा वो 0 के बराबर होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? इस ब्रैकेट का मतलब होता है ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जरा समझो क्या कहना चाह रहा है ये, कि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको ऐसे लिखा जाता है, इस ब्रैकेट को ऐसे लिखा जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा बच्चों? 0। तो ये कोप्लेनर वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। तो मैं इसी प्रकार से यहां पर एनालाइज करने के लिए आ गया। मैंने कहा देखो, जब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो भाई ये भी हो गए कोप्लेनर वेक्टर। और इसका प्रॉपर्टी क्या होगा कि इसका जो ब्रैकेट होगा वो भी 0 के बराबर होगा। और इस ब्रैकेट को मैं कैसे लिखूंगा? आई डॉट एन क्रॉस आर, आई डॉट एन क्रॉस आर मस्ट बी 0। बस यही प्रॉपर्टी हो गया। एक बहुत ही बेस्ट प्रॉपर्टी कि अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो होते हैं कोप्लेनर वेक्टर। और यहां भी वही कहानी हुआ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई किया है तो ये कहलाए कोप्लेनर वेक्टर। और कोप्लेनर वेक्टर की प्रॉपर्टी होता है कि इसका जो ब्रैकेट होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो मैंने लिख दिया आई एन आर का जो ब्रैकेट होगा वो 0 के बराबर होगा। और इसको लिखा कैसे जाएगा? आई डॉट एन क्रॉस आर मस्ट बी 0। तो अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमारे एग्जाम वाले इस पर कैसे क्वेश्चंस दिया जाएगा जरा ध्यान से सुने और समझें। अपने को क्वेश्चंस ऐसा देगा, कहेगा देखो बच्चों ये एक मिरर था, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा, एक मिरर था, ये रहा नॉर्मल, ये रहा इंसिडेंट रे और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन कि इंसिडेंट रे जो था वो था 2i प्लस 3j प्लस 4k। मतलब इंसिडेंट रे इसके अलोंग है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। जो हमारा नॉर्मल है वो है बच्चों i प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के। और जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे होगा वो दे रखा है एक्स आई 3j 9k। अब आप देख रहे हो यहां पर एक क्वांटिटी को मिसिंग कर दिया गया। आपसे पूछा क्या जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों इस x का वैल्यू कितना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमसे पूछा जाएगा कि इस x का वैल्यू क्या होगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सिंपल जवाब, आसान जवाब, सिंपल भाषा में। जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि मेरे बच्चे आप जानते हो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो इसका जो ब्रैकेट होगा बच्चों, इसका जो ब्रैकेट होगा वो 0 के बराबर होगा। और इसको कैसे लिखोगे आप? आई डॉट एन क्रॉस आर मस्ट बी 0। अब सारा खेल क्रॉस प्रोडक्ट का है। मैं जानता हूं कि कुछ बच्चे हमारे जो +1 कमजोर कर रखे हैं उसको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता होगा, तो मैं कोशिश करूंगा एक बार क्रॉस प्रोडक्ट समझाने का।
तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि मुझे n क्रॉस r निकालना होगा। तो चलिए पहले n क्रॉस r निकाल के देखते हैं n क्रॉस r का वैल्यू क्या आएगा बच्चों। तरीका क्या होता है n क्रॉस r निकालने का कि सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखिए i j और k, ठीक है, याद है ना आपको, ऐसे लिखते थे हम लोग। अब हमें करना क्या है, लिखना है n क्रॉस r, मतलब n का डाटा पहले फिल करिए 1 1 1 1 1 1, यस मेरे बच्चे। और r का नाम क्या है, x 3 9, x 3 9। यही तरीका अपनाते थे आप लोग। उसके बाद क्या करते थे, आप अल्टरनेट चलते थे प्लस माइनस प्लस। अब यहां शुरुआत करते थे i। अब i के लिए क्या होगा, हम ऐसे ऐसे क्रॉस करेंगे, 9 इंटू 1 9 माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस j के लिए बच्चों 9 इंटू 1 9 माइनस x इंटू 1 x। और बच्चों बताओ k के लिए, k ऑलरेडी प्लस में है, k के लिए क्या लिखेंगे आप, 3 इंटू 1 3 माइनस x इंटू 1 x। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आ गया होगा कैसे क्रॉस किए हैं। और अगर किसी बच्चे क्रॉस नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर क्रॉस नहीं आता है, तो कुछ आपको 5-10 क्वेश्चन का एक रिकॉर्ड करके भेज दूंगा ताकि क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको समझ में आ जाए। तो कुछ चिंता के करने की जरूरत नहीं है, रेगुलर प्रोग्राम है, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। तो बच्चों 9 में से 3 गया तो 6 हो गया ये। और ये देखो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, तो प्लस x माइनस 9 इंटू जे, मैंने माइनस को अंदर लेके चला गया। और ये क्या होगा बच्चों, 3 माइनस एक्स इंटू के। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आया है आपका n क्रॉस r, ये आया है आपका n क्रॉस r। अब देखो ध्यान से, आपका n क्रॉस r आ चुका है और आपको करना क्या है, i के साथ n क्रॉस r को डॉट कर देना है, i के साथ n क्रॉस r को डॉट कर देना है। तो बच्चों देखो ये रहा i और ये रहा n क्रॉस r, इन दोनों को डॉट करो। तो डॉट करने का सिंपल तरीका था, आपको याद होगा, डॉट करने का सिंपल तरीका क्या होता था बच्चों कि सेम वाले गुना कर दो। ये देखो ये i के साथ क्या है 2 और यहां i के साथ क्या है 6, तो 2 गुना 6 हो गया 12। यहां क्या लिखा है 3 और यहां क्या लिखा है बच्चों x माइनस 9, तो प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 9। फिर यहां देखो क्या लिखा है 4 और यहां क्या लिखा है 3 माइनस एक्स, तो क्या लिखोगे 4 इंटू 3 माइनस एक्स। और इसका जो वैल्यू होगा i डॉट n क्रॉस r का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। नाउ सॉल्व इट। क्या हो गया बच्चों, 12 प्लस 3x माइनस 27 प्लस 12 माइनस 4x इक्वल टू 0। अब समझ पा रहे हो कितना डाटा मिल गया, 12 और 12 कितना हुआ 24 माइनस 27 माइनस x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू बच्चों माइनस 3। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को डील करेंगे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, चाहो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अगला क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूं उसको जरूर ट्राई करो और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आप देखो ध्यान से, वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन, ये रहा नॉर्मल, ये रहा इंसिडेंट रे और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। हमें क्वेश्चन में गिवन है इंसिडेंट रे जो है वो है 8i प्लस 5j प्लस 2k। मेरा जो नॉर्मल है मेरे बच्चे वो है i माइनस j माइनस k और मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो है xi प्लस 6j प्लस 9k। तो हमसे पूछा गया था कि बताइए x का वैल्यू क्या होगा। वी कैन इजीली कैलकुलेट ना बच्चों, सिंपल जवाब देंगे ऐसे कि हमें कुछ नहीं करना है, INR का जो ब्रैकेट होगा वो 0 के बराबर होगा। फिर से मतलब i डॉट
n क्रॉस r का वैल्यू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अब हमें कुछ नहीं करना है, n क्रॉस r निकाल लेना है, मतलब इन दोनों का क्रॉस कर देना है और जो वैल्यू आएगा उसके साथ डॉट कर दो और उसको 0 के बराबर पुट कर दो। तो आप जल्दी से इसको कोशिश करो करने का, और हो जाए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर इसका आंसर ये आया। तो चलो अगले टॉपिक पे आते हैं और हम देखेंगे अब एंगल ऑफ डेविएशन। अब जानने की कोशिश करेंगे यार ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? जानते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? अब मैं आपसे बहुत सिंपल और आसान भाषा में एक दो बातें पूछूंगा और आप भी जवाब देना, मस्ती में जवाब देना। ये वर्ड ही सारा वर्ड का खेल है। ये वर्ड ही आपको खेल खेल में सब कुछ सिखा देगा। मेरे बच्चे जरा सोचो, जैसे मैंने वर्ड उठाया डेविएशन, तो मैं कहता हूं कि ये डेविएशन क्या है? डेविएशन का मतलब हमारी जिंदगी में परिवर्तन। अच्छा, हमारी जिंदगी में परिवर्तन कैसे होता है बच्चों? सोचो, अरे सोचो, हमारी जिंदगी में परिवर्तन कैसे होता है? तो कहोगे सर किसी न किसी के आने से। अच्छा सोचो, ज्यादा मत सोचो। हमारी जिंदगी में परिवर्तन कैसे होता है? तो तुम कहोगे सर किसी न किसी के आने से। कितना अच्छा जिंदगी चल रहा था, कोई आ गया या जो भी कुछ, तो हमारी जिंदगी में परिवर्तन हो गया। जाना था ऐसे, चले गए ऐसे, जाना था ऐसे, चले गए ऐसे। तो यही होता है डेविएशन। तो मेरे बच्चे, ऐसा ही मेरे बच्चे रे की जिंदगी में भी परिवर्तन हो गया। कैसे परिवर्तन हुआ? ध्यान से सुनो। हुआ क्या, ये मिरर था और मेरे बच्चे ये नॉर्मल है। जरा ध्यान से देखिएगा, एक लाइट को मैंने इसके ऊपर में इंसिडेंट कर दिया। ध्यान देना, अच्छा लगेगा तुम्हें। अगर ये बच्चों ये मिरर नहीं होता तो लाइट कैसे जाता? बिल्कुल सही बात। अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। सोचो, सोचो कि ये रे तुम ही हो। अगर ये मिरर नहीं होता तो तुम बिल्कुल अपनी जिंदगी में सीधा चलते रहते। लेकिन ये मिरर क्या आया? ये तो तुम्हारी जिंदगी ही बदल दिया। ये मिरर क्या आया? इस रे की जिंदगी में परिवर्तन हो गया। आना चाहता था ऐसे और चला गया ऐसे। इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। जितने एंगल के साथ आया था उतने एंगल के साथ जाएगा। ये बात तो सच है। तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? जरा उसी को समझने की कोशिश करते हैं। जाना चाहता था ऐसे और चला गया ऐसे, तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं मेरे बच्चे एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। तो जरा सोचो और जवाब दो। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन तीनों का जो सम होगा बच्चों ये 180 डिग्री के बराबर होगा, मतलब पाई के बराबर होगा। और जैसे कि आप पहले से जानते हो कि दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं कह सकता हूं आई प्लस डेल्टा बराबर पाई। ओहो हो। तो भैया जरा सोचो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? पाई माइनस 2i। ध्यान रहे कि जब जब आप एंगल ऑफ डेविएशन निकालोगे तो उसमें एक दो बातों को समझना पड़ेगा। एक का नाम होता है आंटी, दूसरे का नाम होता है अंकल। अच्छा, चक्कर क्या है आंटी अंकल का? जरा सोचो। आंटी मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अंकल मतलब क्लॉकवाइज। जरा यहां पर देखो, आंटी की अंकल। सोचो, यहां देख, लाइट जा रहा था यूं और चला गया यूं, तो बोलो ये आंटी है कि अंकल है? अच्छा, ये तो आंटी है, तो लिखना पड़ेगा आंटी। ये ध्यान देना, आंटी अंकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इस टॉपिक में। जाना चाहता था ऐसे, चला गया ऐसे, मतलब ये इसका डेविएशन हो गया।
तो ये उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार से एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे। जरा सोचो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं और बेसिक आइडिया लेंगे इसके ऊपर में और समझने की कोशिश करेंगे। जरा देखो ध्यान से मेरे बच्चे, मैंने कहा कि मान लीजिए एक मिरर था, लाइट को मैंने भेजा था 45 डिग्री एंगल के सहारे। लाइट को भेजा था हमने बच्चों 45 डिग्री एंगल के सहारे। तो जरा सोचो और बताओ कि अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट ऐसे चला जाता मेरे बच्चे। लेकिन ये मिरर क्या आया भाई साहब, इसकी जिंदगी में परिवर्तन कर दिया। 45 से आया था तो 45 से घुमा दिया इसको। तो क्या इसकी जिंदगी की परिवर्तन यही है? सोच के देखो। यस मेरे बच्चे, यही तो परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन किसके बराबर होगा? पाई माइनस 2i, मतलब 180 डिग्री। पाई का मतलब 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 45 डिग्री। मतलब हम कह देंगे कि दिस इज 90 डिग्री। अब मुझे खुल के बताना कि आंटी है या अंकल है। सोचो, अब की बार ये अंकल है कि आंटी है। देखो ध्यान से, ये ऐसे हो रहा है, मतलब ये तो अंकल है, क्लॉकवाइज है भाई। तो यहां लिखना पड़ेगा क्लॉकवाइज। ये लिखना बहुत जरूरी है। इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। अच्छा, एक जरूरी बात आपको और समझाना है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज को मैं एक और सेंस में बोल सकता हूं 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जरा सोचिए ना आप खुद कि ये पूरा एंगल जो होता है वो 360 होता है। ये बात तो आप जानते हो। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का क्या मतलब है? क्लॉकवाइज का मतलब इधर। तो ये एंगल 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। अब इसी एंगल को मैं इस सेंस में बोलूंगा तो क्या कहूंगा? 360 डिग्री माइनस ये एंगल। तो क्या करना, एक निकल गया, दूसरे एंगल निकालने के लिए 360 से घटा दो, जो एंगल आएगा वो उसके अपोजिट सेंस में रहेगा। जैसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज है तो 270 एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सामने फिर से एक पिक्चर आया बच्चों। मैंने कहा लाइट को मैंने अब की बार ऐसे भेजा था 30 डिग्री एंगल के सहारे मेरे बच्चे। तो मैंने पूछा कि बताओ एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। सोच के देखो, ये जाना चाहता था ऐसे और मुड़ गया मेरे बच्चे ऐसे। तो इसकी जिंदगी परिवर्तन तो यही है। तो हमें यही निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या जवाब देंगे? पाई माइनस 2 इंटू 30 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा दीजिए तो बन गया 120 डिग्री। अब बताइए ये अंकल है कि आंटी है? जल्दी बताइए। तो आपका जवाब होगा कि सर अब की बार ये आंटी दिखाई दे रहा है। तो अगर ये 120 आंटी है तो इसका एक और आंसर क्या होगा? 240 डिग्री अंकल। बिकॉज 360 में से 120 को घटाइए, जो आएगा उसके अपोजिट सेंस में एंगल आएगा। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो अब हम थोड़ा सा लेवल ऑफ थिंकिंग वाला क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बड़े लेवल के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो मेरे सामने फिर से क्वेश्चंस आ रहा है, आपको समझना पड़ेगा। अच्छे केस बता रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि देखो बच्चों, यहां 2 मिरर लगा दिया मैंने। एक एक लाइन को समझाओ, एक एक लाइन को समझना बहुत अच्छा लगेगा आपको। इन दोनों मिरर के बीच के एंगल मैंने दे दिया बच्चों 60 डिग्री। कितना दे दिया? 60 डिग्री। और हमने क्या किया है, लाइट को इसके ऊपर फॉल करवाया है 45 डिग्री एंगल के सहारे। ध्यान देना, कितने एंगल के सहारे? मैं दूसरा पेन ले लेता हूं। 45 के सहारे एंगल, 45 डिग्री एंगल पे लाइट आ रहा था। हमसे फिर से पूछ लिया यार कि बताओ एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो सोचो, यहां पर 2 मिरर थे। पहला मिरर M1 है और दूसरा मिरर M2 था। एक बार खुद सोचो और बताओ, अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट की जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी थी, ऐसे चला जाता। ये मिरर नहीं होता तो लाइट बिल्कुल ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन,
लेकिन ये मिरर आया और लाइट को यू टर्न करवा दिया मेरे बच्चे। सोच के देखो, ये 45 से आया था तो 45 से जाएगा, तो इसकी जिंदगी की परिवर्तन तो यही हुआ ना मेरे बच्चे। सोचो, पहला परिवर्तन मैंने यही देखा। तो इसकी जिंदगी का पहला परिवर्तन हुआ है 180 डिग्री पाई माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों? 45 डिग्री, मतलब दिस इज 90 डिग्री। अब मुझे बताओ आप, ये अंकल है कि आंटी है? तो कहोगे सर ये तो अंकल है, ये तो अंकल है, तो लिख दो अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर दूसरी बार डेविएशन निकालने जा रहे हैं, थोड़े अलर्ट मोड पे रहे। अब मैं क्या सोचूंगा? अब मैं ये सोचूंगा बच्चों कि लाइट देखो, ये अगर मिरर था, ये अगर मिरर था तो ये रहा नॉर्मल मेरे बच्चे। अब ये नॉर्मल होगा तो हमें ये एंगल निकालना होगा, तभी तो पता लगेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस मिरर पे क्या था। आराम से निकल जाएगा। जरा देखो, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि आप जानते हो कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये पूरे एंगल 90 डिग्री था, तो भाई ये 45 तो ये भी 45 होगा। इन तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो ये 60, ये 45, मतलब 105, तो ये आएगा 75। मतलब ये तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। अब आप जानते हो ये भी नॉर्मल है, ये 75 है, तो ये 15 डिग्री होगा बच्चों। इसका मतलब दूसरे मिरर पर लाइट 15 डिग्री एंगल के साथ आ रहा था। जरा एक पल के लिए सोचो और बताओ, अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट यूं चला जाता। लेकिन इस मिरर के आते ही इसकी जिंदगी में ऐसी परिवर्तन हो गया, जाना चाहता था ऐसे, चला गया ऐसे, मतलब 15 से आया था तो 15 से जाएगा। तो इसकी जिंदगी की एक और परिवर्तन मुझे दिख गया, डेल्टा 2। क्या दिख गया बच्चों? डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है? 15 डिग्री। चलो बच्चों कोई नहीं, 15 डिग्री पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? इट इज 150 डिग्री। अब जरा सोचो, एक बार फिर से सोचो कि ये आंटी है कि अंकल है? जी हाँ वह दोस्तों, ये क्या है? जरा सोचो, ये अंकल है। क्या है? अंकल है। ये दोनों के दोनों अंकल दिख रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो नेट डेविएशन होगा, जो नेट डेविएशन होगा वो इन दोनों का सम होगा, मतलब 240 डिग्री होगा बच्चों। और वो भी अंकल। अगर दोनों अंकल मिले तो ऐड कर देना, दोनों आंटी मिले तब भी ऐड कर देना, अंकल आंटी मिले तो घटा देना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, इसका एक और आंसर तो होगा बच्चों, जरा सोचो। अगर 240 डिग्री क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब 120 एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्यों होगा? 360 में घटा दो 240 को, इसको जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। कुछ बच्चे के मन में आ रहा होगा कि सर एंगल निकालने में दिक्कत तो नहीं होगा, तो आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूं। इस एंगल में से इस एंगल को घटा दो, जो एंगल आ रहा है वही एंगल ये वाला होगा जनरली। तो बात मैं कह सकता हूं कि हम इस प्रकार से, वैसे ये एंगल्स भी आसानी था, कोई आसान एंगल टफ नहीं है, आप इससे भी एनालाइज कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे बच्चों आपसे, फिर हम बात करेंगे यहां पर कुछ और बातों को चर्चा कर रहा हूं मैं। यहां प्रैक्टिस करवाएंगे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, ताकि आपके सारे फंडे बहुत अच्छा से क्लियर हो जाए। देखो मेरे बच्चे, ये 2 मिरर दे दिया मैंने फिर से, और दोनों मिरर के बीच में एंगल अब की बार 90 डिग्री कर दिया। लेकिन जरा सोचो, ये लाइट को तो मैंने फिर से 45 से भेजा मेरे बच्चे। अब मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि भाई बता दो, मुझे बस बता दो कि एंगल ऑफ डेविएशन, नेट डेविएशन क्या होगा? नेट डेविएशन क्या होगा? तो मुझे सोचना पड़ेगा फिर से। जरा देखो और बताओ मुझे कि अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट यूं चला जाता, लेकिन ये लाइट यूं तो नहीं गया, ये लाइट चला गया यूं।
अब जब ये लाइट चला गया यूं, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जिंदगी में पहला परिवर्तन मुझे दिख चुका है डेल्टा वन। और मुझे बता दो कि पहला परिवर्तन क्या होने वाला है मेरे बच्चे। तब का जवाब होगा, पहला परिवर्तन होगा पाई माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है? 45 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ऑफ डेविएशन इज 90 डिग्री। बताओ ये अंकल है कि आंटी है? सोचो, अंकल है कि आंटी है? अरे भैया ये तो अंकल है, अंकल है तो अंकल लिख दो। अब तुम बताओ, ये 90 है। अच्छा, मुझे पता है कि भैया यहां नॉर्मल होने वाला है। इस एंगल के बारे में मैंने बताया था आपको कि इस एंगल को निकालना है तो स्मार्ट वर्क, इस एंगल में से इस एंगल को घटा दो। कितना हो गया? 90 में से 45 तो मतलब 45, 90 में से 45 मतलब 45। तो मैं कह देता हूं वही वाला एंगल यहां पर होगा 45 डिग्री। अब जरा सोचो और बताओ मेरे को कि इस मिरर पर लाइट कितने एंगल के साथ आ रहे थे? 45 डिग्री एंगल के साथ। कितने एंगल के साथ आ रहे थे बच्चों? 45 डिग्री एंगल के साथ। तो लाइट को जाना चाहता था ऐसे मेरे बच्चे, लेकिन लाइट ऐसे नहीं जा करके ऐसे फिर से मुड़ गया। 45 से आया था, 45 से जाएगा, 45 से आया था, 45 से जाएगा। तो इसकी जिंदगी की दूसरी परिवर्तन यही हो गया। और मैं कह सकता हूं कि डेल्टा 2 का वैल्यू क्या लिखोगे? पाई माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 45 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं दिस इज अगेन 90 डिग्री। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये भी क्या है? अंकल की आंटी। जल्दी बताओ, अंकल की आंटी। सर जी फिर से अंकल आ गया। अरे भैया कोई बात नहीं, अंकल आने दो ना, दोनों को ऐड कर दो सिंपल भाषा में। ये दोनों को ऐड कर दो तो नेट डेविएशन हो जाएगा बच्चों, नेट डेविएशन हो जाएगा 90 प्लस 90 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कैसा हुआ? अंकल या आंटी? यस बच्चों, ये तो अंकल है। और मैंने क्या समझाया कि अगर दोनों अंकल मिल जाए, अगर दोनों अंकल मिल जाए तो ऐड कर दो, दोनों आंटी मिल जाए तब भी ऐड कर दो, अंकल आंटी मिले तो घटा दो। तो यहाँ 180 डिग्री अंकल का मतलब एक और सेंस में कह सकते हैं कि 180 डिग्री आंटी भी, क्योंकि 360 में घटाएंगे 180 को तो फिर से 180 ही आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान देना, ये एंगल निकालना हो तो सिंपल तरीका बताया था मैंने ये वाला, लेकिन तब भी अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो क्या करो, ये 45 तो ये भी 45, ये 45 तो ये 45, अब ये 45, ये 90 तो ये 45, इसलिए 45 हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो अगर ये एंगल 45 होता है ना तो ये हमेशा चल जाता है, याद रखना। ये अगर 45 डिग्री एंगल होता है कि हमेशा ये टेक्निक चल जाता है। फिर हम कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, फिर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आप इसको फिर से ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि मान लीजिए बच्चों, दो मिरर फिर से लगा दिया मैंने, दो मिरर लगा दिया मेरे बच्चे। और सुनो, इन दोनों मिरर के बीच में अब की बार एंगल जो है वो है 30 डिग्री। वाह 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 वाह, मजा आ गया। अब की बार 30 डिग्री एंगल के साथ है, दोनों मिरर इंक्लाइंड है एक दूसरे से। और मैंने लाइट को भेजा है मेरे बच्चे 45 से। कितने से? 45 से। इस बार पंगा होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। तो भाई जरा सोचो, इसकी जिंदगी में पहली परिवर्तन आ गया है। आने दो इसकी जिंदगी में परिवर्तन, देखेंगे क्या होगा परिवर्तन। तो पहला जाना चाहता था ऐसे और मेरे बच्चे चला गया ऐसे। तो इसकी जिंदगी की पहली परिवर्तन यही तो है। कितना है बच्चों? डेल्टा 1 का वैल्यू कितना है बच्चों? पाई माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री। मतलब दिस इज 90 डिग्री। और बता दो ये अंकल है कि आंटी है? अंकल है कि आंटी है? तो कहोगे सर ये तो अंकल है, कंप्लीटली अंकल है। अब हम बात करेंगे कि भाई जरा समझना पड़ेगा, यहां तो गड़बड़ है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहां गड़बड़ होने के चांस है। कैसे गड़बड़ हो सकता है बच्चों? जरा ध्यान से सुनिएगा। ये 45 तो ये भी 45, ये 45 तो ये भी 45। अब ये 30, ये 45, तो ये पूरे एंगल क्या होगा? तो आपका जवाब होगा ये पूरे एंगल होगा 105। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल इससे बाहर नहीं होगा, नॉर्मल इसके अंदर ही होने वाला है बच्चों।
नॉर्मल इसके अंदर होने वाला, ये रहा नॉर्मल। भाई ऐसा तो होगा नहीं कि 105 बाहर होगा और 90 बाहर होगा और 105 अंदर होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो ध्यान देना, ये रहा नॉर्मल। अब देखो 105 तो पूरे एंगल है और ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? 15 डिग्री। कितना एंगल होगा बच्चों? 15 डिग्री। अब ये भी तुम्हें स्मार्ट वर्क दिखाता हूं, ये 30 है, ये 45 है, तो दोनों को घटाओगे तो कितना एंगल आएगा? -15। तो -15 का मतलब ऊपर नॉर्मल नहीं था, नीचे नॉर्मल था। ये ध्यान रखना, ये टेक्निक ध्यान रखना। अब जरा सोचो, इस मिरर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 15 डिग्री। इसका मतलब हम कह देंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो उतना ही होगा, 15 डिग्री। सोचो और जवाब दो। फिर से मैं कह देता हूं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 15 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अब की बार यहां थोड़ा सा चटपटा बात हुआ था कि लाइट को जाना चाहता था ऐसे, लेकिन लाइट चला गया ऐसे। तो इसकी जिंदगी की जो दूसरी परिवर्तन है वो ये है। तो इसकी जिंदगी की दूसरी परिवर्तन कितनी हो गई बच्चों? तो आपका जवाब होगा π-2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 15 डिग्री। आपने एक बात नोट किया है, लाइट तीसरी बार भी रिफ्लेक्शन के लिए आ गया है, लेकिन मैंने आपको 2 ही बार के रिफ्लेक्शन में पूछा है, मैं तीसरी बार भी पूछ सकता था। तो ये कितना हो गया बच्चों? 150 डिग्री। और 150 डिग्री क्या हुआ? ये अंकल है कि आंटी है? जरा सोचो और जवाब दो। सर जी ये तो आंटी है, तो लिख दो आंटी। और मुझे बताओ कि इसका जो नेट डेविएशन होगा अब की बार वो कितना होगा? तो तुम कहोगे सर अंकल भी दिख रहा है और आंटी भी दिख रहा है। तो मैंने कहा कि भैया अब घटेगा तो 150 बढ़ा कि 90 बढ़ा? तो कहोगे 150 बढ़ा, तो मैं लिख दिया 150 में से 90 गया 60। और डोमिनेंट कौन होगा? आंटी। डोमिनेंट कौन होगा बच्चों? आंटी। तो मैंने लिख दिया आंटी। इसका एक और आंसर होगा बच्चों, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को मैं ऐसे भी कह सकता हूं 300 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, क्या हमारे एग्जाम में आएंगे तो इतना करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, मैं ऐसा एक मास्टर स्ट्रोक देने जा रहा हूं कि छू मंतर हो जाएगा, छू मंतर। देखो ध्यान से देखो, करना क्या है, आपको बिल्कुल स्मार्ट बनना है, कुछ नहीं करना, स्मार्ट बनना है। स्मार्ट कैसे बनोगे? ध्यान से देखो, बस आपको जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। इसको देखो और इसको देखो, बताओ ये आंटी है कि अंकल है? सोचो सोचो। तो कहोगे सर ये तो अंकल है। तो सर जी ये क्या है? ये भी अंकल है। सर जी ये क्या है? तो ये भी अंकल है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये जो एंगल है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर तैयार है। अगर लाइट आ रहा था अंकल तो आंसर होगा आंटी, बस बात खत्म। फिर से सुनो, अगर लाइट आ रहा था अंकल तो आंसर होगा आंटी, बस बात खत्म। चेक करो, वही आंसर आया था। फिर सोचो कितना एंगल है? 90, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री। लाइट आ रहा था अंकल तो आंसर होगा आंटी, बात खत्म। फिर सोचो कितना एंगल है? 30 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लाइट आ रहा था अंकल तो आंसर होगा आंटी, बात खत्म। बोलो मेरे बच्चे कैसा लगा? अरे बोल दो कैसा लगा? सिंपल है ना? मस्ती में पढ़ो, पूरे सेशन ऐसे ही पढ़ाएंगे, पूरे फंडामेंटल सिखाएंगे, पूरा इलोंगेट मेथड सिखाएंगे, पूरे खींच खींच के पढ़ाएंगे। जब मुझे लगेगा हमारे बच्चे को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया तो ऐसा छू मंत्र बताऊंगा कि बस आंख बंद आंख खोलो आंसर आ गया। ऐसा ही होने वाला है इस पूरे सेशन में, चिंता ना करो बस। चलो अगर आपको समझ में आया है तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। लॉन्ग कट से करेंगे और शॉर्टकट से चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन दे दिया, ध्यान देना। ये 50 डिग्री एंगल है,
लाइट को अच्छा है 45 से ही भेजने दो, 45 से कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है। कई बार बच्चे के मन में आता है कि सर क्या वो शॉर्टकट सिर्फ 45 डिग्री एंगल के लिए वैलिड है? नहीं, कुछ भी हो, यहां 45 के अलावा कुछ भी हो चलेगा। आप चेक करके देख रहे चलेगा। तब जब देखो ध्यान से, ये M1 है और फिर से मैं M2 दे दिया। मैंने बोला कि बताओ फिर से एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, नेट डेविएशन क्या होगा। तो मैं क्या करता हूं, पहला डेविएशन इसका निकाल लेता हूं। जाना चाहता था बच्चों ऐसे, चला गया ऐसे, तो इसकी जिंदगी की पहली परिवर्तन यही तो हुआ। तो क्या बोलने वाले हो, डेल्टा 1 इज पाई माइनस 2 इंटू 45 डिग्री, मतलब 90 डिग्री। जल्दी बताओ अंकल या आंटी, अंकल या आंटी। तो तुम्हारा जवाब होगा कि सर फिर से अंकल। चलो रहने दो अंकल को। अब स्मार्ट बनना है कि नहीं बनना है, ये 45 है तो अपना वो टेक्निक लग जाएगा। ये नॉर्मल है, 50 में से 45 घटा दो तो 5 डिग्री हो जाएगा, ये हो गया 5 डिग्री। तो इस मिनट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 5 डिग्री। तो अब ये 5 डिग्री है, जाना चाहता था ऐसे, चला गया ऐसे। तो भाई जरा सोचो, सेकेंड डेविएशन ये हो गया, तो सेकेंड डेविएशन कितना लिखोगे, पाई माइनस 2 इंटू 5 डिग्री, मतलब कितना हो गया, 180 में से 10 गया, 170 डिग्री, और फिर से क्लॉकवाइज। जरा सोचो, समझो और जवाब दो। तो जो नेट डेविएशन होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, दोनों को सम अप कर दो। 170 प्लस 90 कितना हुआ, 260 डिग्री अंकल। या इसका एक और आंसर लिख सकता हूं मैं, 100 डिग्री आंटी। अगर तुम स्मार्ट हो, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो मारो शॉर्टकट और उड़ा दो। देखो ये कौन है, ये है क्लॉकवाइज। देखो ये कौन है, 50। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 100 डिग्री। अगर लाइट आ रहा था अंकल तो आंसर होगा मेरे बच्चे आंटी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बिल्कुल आ चुका है। आया ना, अरे बोलो आया या नहीं आया। सर जी आ गया तो चलते आगे भाई। अब देखो, आपके सामने स्क्रीन पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया जो आपको समझाने की कोशिश किया हूं कि यूनिट वेक्टर क्या है। पहले ये जानो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे कहता है यूनिट वेक्टर। देखो बच्चों, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं नॉर्मल, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो मैंने कुछ ऐसे एजम्पशन किया है कि इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम है ई आई कैप, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम है एन कैप, इसके अलोंग ई आर कैप, और इसके अलोंग टी कैप, और सबके मैग्नीट्यूड 1 के बराबर था। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअल में हमें ये दे रखा होता है और ये दे रखा होता है, और बच्चों कई बार हमसे ये पूछ लेता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, देखते हैं। हमने कुछ ऐसा सोचा है बच्चों, ध्यान से सुनिए। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, तो इसके अलोंग क्या था, ई आई कैप, इसके अलोंग क्या था, ई आर कैप। मान लो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके अलोंग जो होता है वो होता है एन कैप, इसके अलोंग क्या होता है, टी कैप। मैं थोड़ा सा काम करता हूं, इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूं। जैसे इसको एक्सटेंड करूंगा इसका नाम पड़ जाएगा ई आई कैप। ये थीटा है बच्चों तो ये थीटा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा काम करने जा रहा हूं, बी अलर्ट, बी केयरफुल। एक छोटा सा काम करने जा रहा हूं, मैं कंपोनेंट तोड़ूंगा इन सबका कुछ एनालाइज करने के लिए। सबके एक्स कंपोनेंट और सबके वाई कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं, ई आई का भी और ई आर का भी। ध्यान दीजिए, ई आई का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो पहले वाई कंपोनेंट होगा ई आई का मैग्नीट्यूड, ई आई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और इसके अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर है, एन कैप।
लेकिन मेरे बच्चे ये माइनस में होगा। और EI का जो x कंपोनेंट होगा वो होगा EI का मैग्नीट्यूड साइन थीटा लेकिन t कैप। ऐसे मेरे बच्चे ER का भी बता दो तो कहोगे ER का मैग्नीट्यूड इसके साथ बनाएगा तो कॉस और इसके साथ बनाएगा तो साइन थीटा t कैप, और उसके साथ बनाएगा तो ER का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा n कैप। मैं चाहता हूं इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा EI का मैग्नीट्यूड क्या लिखवाया था, देखो EI का भी ER का भी सबका मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा t कैप और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा n कैप, ये हो जाएगा साइन थीटा t कैप और ये हो जाएगा कॉस थीटा n कैप। अच्छी बात है। अब हमें करना क्या है जरा ध्यान से सुनो। मैं EI को अब क्या लिखने वाला हूं, EI को लिखूंगा मैं साइन थीटा t कैप माइनस कॉस थीटा n कैप, और ER को क्या लिखने वाला हूं मैं साइन थीटा t कैप प्लस कॉस थीटा n कैप। ये इसका x कंपोनेंट था और ये इसका y कंपोनेंट था। हमें सिंपल काम करना है, ER माइनस EI कर देना होगा। तो देखो फिर ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और वो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा n कैप। तो बच्चों ER का वैल्यू क्या आ गया, EI प्लस 2 कॉस थीटा n कैप। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं कि ER का जो वैल्यू होगा वो होगा EI कैप प्लस 2 कॉस थीटा n कैप। अब हमारे सामने एक परिस्थिति ये आ गया कि हमें क्वेश्चन में थीटा तो गिवन होता नहीं है, हम कैसे भी करके इस थीटा को रिप्लेस करेंगे। देखो कैसे रिप्लेस करने जा रहे हैं। आप जानते हो कि n कैप है और आप ये भी जानते हो कि EI कैप है और इसके बीच के जो एंगल थे वो थीटा एंगल थे। जैसे कि आपने देखा ना पीछे, देखो अब देखो पीछे ये एंगल थीटा था। तो बच्चों अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल क्या लिखोगे, पाई माइनस थीटा। अब थोड़ा स्मार्ट बनो, क्या मैं कह सकता हूं EI डॉट n, A डॉट B क्या होता है AB cos थीटा, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड और cos पाई माइनस थीटा। A डॉट B क्या होता है A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, थीटा के बदले में क्या लिखोगे पाई माइनस थीटा। EI का मैग्नीट्यूड 1, n का भी 1 और cos पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। एक काम कर देते हैं, इसका वैल्यू आ गया माइनस कॉस थीटा। तो जहां कॉस थीटा था उसको यहां पर रिप्लेस कर दो, इससे इसको ऐसे रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या हो गया बच्चों, ER का यूनिट वेक्टर इज EI का यूनिट वेक्टर, बस इसको रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस करो। cos थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन, माइनस ऑफ 2 इंटू EI डॉट n इंटू n। अब देखो ये बहुत स्मार्ट फॉर्मूला बनके तैयार, बहुत स्मार्ट फॉर्मूला बनके तैयार। मतलब मैंने फाइनली क्या डाटा निकाला, मैंने फाइनली डाटा निकाला ER कैप इज EI कैप इज EI कैप माइनस 2 इंटू EI कैप डॉट n इंटू n। अब इस फॉर्मूला से हम क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमें EI गिवन होगा, हमें n कैप गिवन होगा,
हम इन दोनों का डॉट निकालेंगे और पुट कर देंगे वैल्यूज को, तो मेरा ER निकल जाएगा। मैं जानता हूं कि कुछ बच्चे को ये चीजें समझ में कम आया होगा। चलो मैं इसको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं कि मैंने क्या किया है, क्या स्टेप्स लिया है। तो मैंने क्या सोचा, यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये है EI, ये है N, ये है ER। EI क्या हुआ, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, N कैप हुआ यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, और ER कैप हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो सबके मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब एक चीज हम और ध्यान दिए, हम इस टेंजेंट के अलोंग भी एक यूनिट वेक्टर का नाम ले लिए T कैप। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि देखो EI हमें गिवन होता है, N कैप गिवन होता है और ER पूछ लेता है। तो हम टारगेट रखे हैं कि कैसे भी करके EI और N के फॉर्म में ER को लिख लिया जाए। तो देखो हमने कुछ ऐसा सोचा, हम इसको ऐसे डायग्राम बनाए, इसको आगे एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। अब EI और ER के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल लिए। तो देखो EI का x कंपोनेंट क्या होगा, पहले इसको देखो, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। EI इसके साथ एंगल बनाया तो ये कॉस और ये साइन, लेकिन ये नेगेटिव एक्सिस है, तो मैंने लिख दिया EI का मैग्नीट्यूड साइन थीटा टी कैप अलोंग द x एक्सिस, और इसका y एक्सिस होगा माइनस में EI का मैग्नीट्यूड cos थीटा n कैप। अब ऐसे ER का x कंपोनेंट आएगा sin थीटा और y कंपोनेंट आएगा cos थीटा, दोनों पॉजिटिव में। चलो इसको मैं लिख दिया। मैं जानता हूं EI का मैग्नीट्यूड हो या ER का मैग्नीट्यूड हो, वो हो जाता है 1। तो बस इसको ऐसे लिख दिया, इन दोनों घटा दिया मैंने, इन दोनों घटा दिया तो बच्चों ऐसा डाटा मिल गया। लेकिन मेरे सामने परिस्थिति ये था कि मुझे क्वेश्चन में थीटा गिवन ही नहीं था, मुझे क्वेश्चन में थीटा गिवन था ही नहीं, या तो लिखा था EI या लिखा था N कैप, मेरे को थीटा गिवन ही नहीं था। जब नहीं गिवन था तो कोई चिंता करने की जरूरत बच्चों नहीं था। हमें करना क्या था, इस थीटा को रिप्लेस करना था। थीटा को कैसे रिप्लेस किया, मैंने ऐसा सोचा कि ये N कैप है, ये EI कैप है, तो इसके बीच का एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा। तो हम जानते हैं A डॉट B होता है AB cos थीटा, बस इसको सॉल्व कर दिया मैंने। EI का मैग्नीट्यूड 1, N का मैग्नीट्यूड 1 और cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, बस इसको पुट कर दिया यहाँ पर। जहां पर cos थीटा था वहां पर रिप्लेस कर दिया EI डॉट N से। बस जैसे इसको प्लेस किया मैंने तो वैल्यू निकल गया ER इक्वल टू EI माइनस 2 इंटू EI डॉट N इंटू N। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आया था, तो आपको ऐसे कुछ दे देगा कि भैया देखो EI का जो वैल्यू है वो है 2i प्लस 3j प्लस 4k। आपको N कैप का जो वैल्यू आएगा वो लिख देगा I प्लस J प्लस K, और आपसे पूछ लेगा कि बताओ ER का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। पहले EI डॉट N कर दो, कितना होगा EI डॉट N, 2 गुना 1 2, 3 गुना 1 3, 4 गुना 1 4, 4 3 7 2 9। तब क्या लिखेंगे जरा सोचो, ER कैप इज EI कैप, EI कैप कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस 2 इंटू कितना है बच्चों, देखो ध्यान से, 2 3 4, 2 3 5 4 9, ये रहा, इंटू ये EI डॉट N तो आ गया, इंटू N कैप तो आ गया I प्लस J प्लस K। अब तुम्हें बता दो कितना आ गया, 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस 18i माइनस 18j माइनस 18k। अब बताओ सिंपल था या नहीं था। तो थोड़ा सा इस रिलेशंस को याद रखेंगे तो प्री मेडिकल वाले के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन हम एडवाइस करेंगे कि देखो आज तक इस लेवल के क्वेश्चंस कभी आया नहीं प्री मेडिकल में, तो किसी भी वक्त ऐसा क्वेश्चंस आ जाएगा तो बच्चे भी अचंभित रह जाएंगे कि यार किस लेवल के क्वेश्चंस दे दिया। बच्चा चकित रह जाएगा कि यार ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, कि यार ये वेक्टर का क्वेश्चन है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे सॉल्व करेंगे। ये बैच का नाम है यंग जीनियस बैच। इसमें जो बच्चा आएगा वो क्वालिफाई होके जाएगा। इस बैच में नीट वाला आएगा वो भी क्वालिफाई करेगा, जेई वाला आएगा वो भी क्वालिफाई करेगा। इसलिए इस बैच का लेवल ऑफ थिंकिंग हर एग्जाम से थोड़े से ऊपर रखूंगा ताकि हर क्वेश्चन आपसे बन जाए, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आए यू बन जाए। तो चलो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो के साथ। बाय।